नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश में। दोस्तों, उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम या फिर डी प्लस बी टी पीजीटी किसी भी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम कवर करने जा रहे हैं एक जीएस का ही एक टॉपिक जिसका नाम है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान निर्माण। संविधान निर्माण से संबंधित जितने भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे, और जहाँ से जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली पूछ ले जाता है एग्जाम्स में। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाँ, तो इस वीडियो में देखिए हम करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, यानी कि जिसका मेकिंग है वहाँ से उनसे जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो सबसे पहले बात करेंगे संविधान सभा की मांग की। तो देखिए, संविधान सभा की जो सबसे पहले मांग की थी वो M.N. रॉय द्वारा की गई थी 1934 में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो बन जाता है कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी, जिसका जवाब हो जाएगा M.N. रॉय, और ये मांग की गई थी 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से नेक्स्ट फैक्ट हमें याद रखना है वो है कि कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब की थी। कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी 1935 में। फिर 1936 में लखनऊ अधिवेशन में J.L. नेहरू द्वारा इस मांग को रखा गया था कि एक संविधान सभा होनी चाहिए जो भारत के संविधान का निर्माण करेगी। और ये कौन सा अधिवेशन था? ये अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन। फिर 1940 में यहाँ पर तीन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर वो याद रखने हैं। एक तो है जो है लिथको द्वारा अगस्त ऑफर लाया गया था और संविधान सभा की मांग को मान लिया था, जबकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे खारिज कर दिया था। ठीक है, जैसे संविधान सभा की मांग को माना किसने था? माना था मतलब ब्रिटेन की संसद ने जो था उसने मान लिया था कि संविधान सभा ठीक है, हम बनाते हैं भारतीयों के लिए संविधान सभा। और जो लिथको था, ठीक है, ये उस समय का कौन था? ये उस समय का वाइस रॉय था इंडिया का। ठीक है, और इसने ये जो मांग थी, सॉरी, ये जो संविधान सभा की के लिए जो पहल की थी ये इसलिए की थी क्योंकि ये चाहता था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भारतीय जो हैं वो सपोर्ट करें ब्रिटेन को। ठीक है, आगे देखते हैं संविधान सभा से जुड़े हुए जो एक कैबिनेट मिशन योजना आई थी। कैबिनेट मिशन योजना आई थी इसे 1945 में, एक मिनट, इसे 1945 में ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया था और 1946 में ये भारत आ चुकी थी। यानी कि 45 में ब्रिटेन ने स्वीकार किया इस मिशन, कैबिनेट मिशन को, और 46 में से भारत में भेज दिया था। ठीक है, जो जिसके अध्यक्ष तीन, इसके जो महत्वपूर्ण अध्यक्ष यानी कि तीन ही इसमें अध्यक्ष थे, उनके नाम है पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर और स्टीफोर्ड क्रिप्स। स्टीफोर्ड क्रिप्स भी वही व्यक्ति हैं जिनके नाम पर क्रिप्स मिशन भारत में आया था इससे पहले। अब देखिए, जो ये कैबिनेट मिशन योजना है इसने यहाँ पर कुछ प्रावधान दिए थे जिनके बारे में हम जान लेते हैं। तो प्रावधान इसने ऐसे दिए थे, इसने कहा था कि टोटल जो सीटें बांटी थी, टोटल सीटें रखी गई थी 389, 389 सीटें थी, जिनमें से विभाजन था, एक तरफ थी 296 सीटें और एक तरफ थी 93 सीटें। जो 296 सीटें थी ये थी इलेक्टेड सीटें, यानी कि इलेक्शन, इनके लिए इलेक्शन करवाया गया था इन सीटों के लिए, ये थी इलेक्टेड सीटें। और जो 93 सीटें थी ये सब थी नॉमिनेटेड, यानी कि सिर्फ, ठीक है, इनको चुन लिया गया था, नॉमिनेट कर लिया गया था, कोई इलेक्शन नहीं करवाया गया था इन सीटों के लिए। जो 296 सीटें थी ये आती हैं तुम्हारे ब्रिटिश प्रांत से, यानी कि, ठीक है, ब्रिटिश भारत के जो ब्रिटिश प्रांत जो थे, यानी कि ब्रिटिश प्रांत का मतलब जहाँ पे ब्रिटिश शासन, डायरेक्टली ब्रिटिश शासन जहाँ पे शासन कर रहे थे वहाँ से सीट आती हैं, जहाँ पर डायरेक्टली ब्रिटिश जहाँ पे शासन कर रहे थे। और 93 जो थी ये आती है कहाँ से? ये आती जहाँ पर देसी रियासतें थी, यानी कि जो भारतीय राजा थे वे यहाँ पर शासन कर रहे थे। ठीक है, अब 296 में कुछ बंटवारा ऐसे था कि 292 और 4 सीटों का बंटवारा। ठीक है, अब जो 292 सीटें थी, इन 200 में तो 92 ये सीटें थी जहाँ उन प्रांतों से जहाँ पर गवर्नर थे। ठीक है, मतलब ब्रिटिश ने अपने यहाँ पर गवर्नर रखे थे, गवर्नर शासन था यहाँ पे। ठीक है, और
4 जो सीटें हैं ये उन प्रांतों से आई, उन ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आई जहाँ पर चीफ कमिश्नर जहाँ पर चीफ कमिश्नर को रखा गया था शासन करने के लिए ब्रिटिश लोगों ने। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद ये है कि समुदाय कौन कौन से थे यहाँ पे। तो समुदाय का विभाजन कुछ ऐसे था। समुदाय के विभाजन की बात करें तो 3 मुख्य समुदाय थे। एक तो थे मुस्लिम समुदाय की यहाँ पे बात हुई थी, दूसरा यहाँ पे था सिख समुदाय, ठीक है, जो विभाजन था सीटों का, और एक था सामान्य जिसमें बाकी सारे समुदाय आते थे। ठीक है, फिर यहाँ पे जो सीट का जो रिप्रेजेंटेशन था वो कुछ ऐसे था कि 10 लाख लोगों पर, 10 लाख जनसंख्या के लिए एक सीट यहाँ पे रखी गई थी। चुनाव जो कराए गए थे, चुनाव की बात की जाए तो चुनाव करवाए गए थे जुलाई अगस्त में 1946 में चुनाव करवाए गए थे। ठीक है, चुनाव परिणाम कुछ ऐसे हुआ था कि जो 296 जो सीट थी, इसमें से 208 सीटें जो थी वो तो जीत ली भाई यहाँ पर कांग्रेस ने। ठीक है, और 73 जो 73 जो सीट थी वो जीत ली मुस्लिम लीग ने, और बाकी जो बची हुई 15 सीटें थी वो अन्य ने जीती यहाँ पर। तो ये रहा था रिजल्ट। ठीक है, और जब विभाजन हो गया था तो कुल जो सीटें थी उसमें 389 थी ना, तो वो विभाजन के बाद टोटल सीटें रह गई थी 299। ठीक है, तो 299 सीटें रह गई थी विभाजन के बाद। चलिए आइए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। आगे है यहाँ पे कुल देखिए कुछ यहाँ पे समितियाँ बनाई गई थी। ठीक है, कुछ समिति बनाई गई थी। एक मिनट। इन समितियों का काम था, पहले तो देखिए जो समिति थी यहाँ पर 8 थी मेन प्रमुख समितियाँ बनाई गई थी, 8 प्रमुख समितियाँ थी। ठीक है, यानी कि संविधान सभा के कामकाज को चलाने के लिए कुछ समितियाँ बनी थी, जिसमें से 8 जो थी वो तो थी मेन प्रमुख समितियाँ थी, और कुछ यानी कि कुछ का मतलब 13 जो थी वो लघु समितियाँ थी, छोटी समितियाँ थी जिनका बहुत ज़्यादा बड़ा काम तो नहीं था, लेकिन फिर भी समिति बनाई गई थी। 13 तो थी लघु समितियाँ और 8 जो थी मेन समिति थी जिनका जिनका एक अच्छा खासा बेसिक बहुत ठीक है सही काम था संविधान सभा के निर्माण में। तो इन 8 समितियाँ को तो भाई हमें रट लेना है। ठीक है, इनमें से भी 8 में से भी बहुत महत्वपूर्ण है जो उनमें ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, कि उनके अध्यक्ष वगैरह कौन रहे थे। देखिए प्रमुख समितियों की बात कर रहे हैं जो कि थी कितनी 8 थी। यहाँ पर पहली है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति जो समितियाँ रही हैं उसके जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। फिर प्रक्रिया समिति के नियम, ठीक है, इसके जो थे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय संविधान समिति इसके थे सरदार पटेल। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मसौदा यानी कि ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी उसके थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट समिति हो जाती है। इसके सदस्यों को भी हमें समझ लेना चाहिए कि कौन कौन सदस्य थे, जो अभी हम आगे देखेंगे। फिर थे मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति जो थी उसके थे सरदार पटेल। संघ संविधान समिति में थे जवाहरलाल नेहरू, और राज्य समिति में थे फिर से जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए जहाँ पे संघ वर्ड आया है, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान, तो यहाँ पर तो आपने याद कर लेना है कि जवाहरलाल नेहरू थे, और राज्य समिति में भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, संघ और राज्य ऐसे याद कर लीजिए, संघ और राज्य में कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी हैं सब। ठीक है, बाकी मसौदा समिति में डॉक्टर BR अम्बेडकर है। ठीक है, और जहाँ पे जो प्रांत आ रहा है प्रांत, ठीक है, तो प्रांतों में कौन है हमारे सरदार पटेल हैं। और प्रांतों में कौन, जैसे प्रांतों में लोग रहते हैं उनके मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक और जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों पर जो सलाहकार थे वो भी हमारे कौन थे, पटेल साहब थे। इस प्रकार से आप इनको याद कर लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए कुछ जो थी लघु समितियाँ थी, ये टोटल कितनी है, ये जो लघु समितियाँ हैं ये हैं टोटल 13 समितियाँ। ठीक है, टोटल 13 है।
एक बार में नज़र मार लीजिए कि कौन-कौन सी समिति है, कौन-कौन अध्यक्ष थे। बहुत ज़्यादा पूछा जाता नहीं है इस टॉपिक से, ठीक है? हाँ, फिर देखिए प्रारूप समिति, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कमिटी थी इस पूरे संविधान सभा में, देखिए वो थी प्रारूप समिति। हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो देखिए प्रारूप समिति यानी कि जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, इसमें टोटल 7 सदस्य थे। 29 अगस्त 1947 को इसको गठित किया गया था। अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है? साथ-साथ में इसमें और थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपालास्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी और बी एल मित्तर और डी पी खेतान, ठीक है? बी एल मित्तर का स्थान लिया था बाद में एन माधव राव ने और डी पी खेतान की जगह आए थे टी टी कृष्णामाचारी, ठीक है? हाँ, तो देखिए अब महत्वपूर्ण जो प्रारूप जो था यानी कि जो ड्राफ्ट था, वो कैसे-कैसे रखा गया था। जो पहला ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि अभी हम संविधान को बना रहे हैं, तो संविधान को बनाने में क्या-क्या चीज़ें शामिल हो रही हैं उसमें, तो उसका एक रफ़ वर्क हमारे सामने आएगा, सॉरी संविधान सभा के सामने आएगा। तो पहला जो ड्राफ्ट था वो 9 से 23 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के सामने रखा गया। उसके बाद 1949 में, फिर 1949 में रखा गया फिर, और 4 नवंबर 1948 में रखा गया था एक, ठीक है? बंगाल निर्वाचन क्षेत्र से बी आर अम्बेडकर द्वारा, ठीक है, रखा गया था। अंतिम जो ड्राफ्ट था यानी कि फाइनल जो ड्राफ्ट था वो बंगाल निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं बी आर अम्बेडकर, इन्होंने रखा था, ठीक है? अब बाकी कुछ और फैक्ट याद करें अगर संविधान के बारे में, तो देखिए इसे बनाने में टोटल जो महीने लगे वो थे 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन, ठीक है? 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को अपनाया था, ठीक है? और इस दिन हमने इसमें नागरिकता, चुनाव और अनंतिम संसद को के प्रावधान इसमें लगाए गए थे, ठीक है? अब यहाँ पे एक डेट याद रखनी है आपको, 26 नवंबर की। 26 नवंबर को हमें इसी दिन हम मनाते हैं अपना कौन-सा डे? इसी दिन मनाते हैं अपना संविधान दिवस, ठीक है? संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को मनाते हैं, और 26 जनवरी को हमने बना 1950 को हमने पूरे देश में संविधान लागू कर दिया था। इसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज़ रिपब्लिक डे, या फिर बोल सकते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में, ठीक है? यहाँ से इम्पोर्टेंट है 26 नवंबर। देखिए क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है कि संविधान दिवस किस डेट में मनाया जाता है? तो सही जवाब क्या है इसका? 26 नवंबर में इसको बनाया जाता है, ठीक है? यहाँ से फिर हमें देखना है कि जो प्रतीक था इसका संविधान का, वो हाथी था। सजावट का जो काम था इसमें 2 लोगों ने किया था, एक तो नंदलाल बोस थे उसमें, एक बेओहर राम मनोहर सिन्हा थी इसमें, ठीक है? तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सजावट वाला तो इतना अभी किसी एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा नहीं गया है। लेकिन जो सुलेख वाला जो है ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि अंग्रेज़ी में सुलेख का मतलब होता है कैलीग्राफ़ी का मतलब जो होता है राइटिंग राइटिंग बाय हैंड। ये किसने कहा था? अंग्रेज़ी में तो इसे लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, ठीक है? इसे आपने बिल्कुल रट लेना है, और हिंदी में किया था बसंत कुमार वैद्य जी ने, ठीक है? तो कार्य की बात करें, अगर संविधान जो सभा थी उसके कार्य क्या थे? तो 2 तरीके से कार्य करती थी संविधान सभा। एक तो संविधान निर्माता का काम करती थी, संविधान को बनाने का काम कर रही थी। दूसरा कानून भी बनाने का काम ये कर रही थी, यानी कि संसद के रूप में भी काम करती थी उस समय पर, ठीक है? जब भी संविधान निर्माता का काम होता था, तो जो उस समय अध्यक्ष होते थे, वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है? अस्थायी अध्यक्ष थे पहले इसके सच्चिदानंद सिन्हा, बाद में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है? और जब भी कानूनी निर्माता के रूप में काम हो रहा था, तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो होते थे जी वी मावलंकर साहब, और उपाध्यक्ष होते थे साथ में वी टी कृष्णामाचारी और एच सी मुखर्जी, ठीक है? पूरी जो संविधान सभा थी उसके कानूनी सलाहकार जो थे वो थे बी एन राव, और मुख्य ड्राफ्ट्समैन जो थे उनका नाम था एस एन मुखर्जी, ठीक है? आपको जो महत्वपूर्ण तिथियाँ याद रख लेनी है, एक तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 में क्या हुआ था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अब राष्ट्रीय ध्वज में जो रेशियो होता है वो कितना होता है? जब एक बार आप ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए, वो राष्ट्रीय ध्वज का रेशियो कितना होता है? और मई 1949 को हमने कॉमनवेल्थ की सदस्यता भी इसमें हासिल कर ली थी। 24 जनवरी 1950 को, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं शामिल हैं। एक तो रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो रचित राष्ट्रीय गान था जन गण मन, उसको अपनाया गया था।
ठीक है। और वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसको रचित था, इसको हमने अपनाया था। संविधान पर इस दिन 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से 15 कौन थी? महिलाएं थी। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि जब 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे तो उनमें कितनी महिलाएं शामिल थी? तो उसमें 15 महिलाएं शामिल थी। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया और इसी दिन हमारे संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी। ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।